आवाज़ आ रही है आप दोस्तों को? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी दोस्त? गूगल का हैप्पी बर्थडे है। अच्छा, आज हमारा भी हैप्पी बर्थडे है। राइट, वेलकम टू द ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी को? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए, आज हमारी एकेडमी का भी हैप्पी बर्थडे है। आज एनिवर्सरी है हमारे एकेडमी की। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आपका स्वास्थ्य कैसा है? और एनसीईआरटी आंदोलन की हम शुरुआत कर चुके हैं, तो आप सभी का एनसीईआरटी आंदोलन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, हम इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और आज ओजांग आईएएस एकेडमी के बर्थडे की वजह से अगर आप कूपन कोड शिक्षा यूज करते हैं तो 50% डिस्काउंट है सभी कोर्सेज पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो एनिवर्सरी ऑफर में आप सभी आमंत्रित हैं। चलिए, हम आज की शुरुआत करते हैं। और आज को हम समझते हैं कि एक आईएएस टॉपर ने कैसे एनसीईआरटी का यूज किया, खास तौर पे जब उसके पास समय बहुत कम था, उसके पास टाइम बहुत कम था और उसने महत्वाकांक्षा दिखाई कि उसको अच्छी रैंक लेकर आनी है। तो कैसे कम टाइम में उसने अच्छी रैंक लाने के लिए बहुत बुद्धि के साथ एनसीईआरटी का यूज किया, आज मैं आपसे यही डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम सीखेंगे कैसे एक यूपीएससी टॉपर ने अगर अपने दिमाग, अपनी बुद्धि से एनसीईआरटी को एक जबरदस्त रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया। और आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपके अंदर इस चीज को बदलने की इच्छा शक्ति है तो स्वागत है आज की क्लास में आप सभी का। रेडी हैं हम सभी? सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं ताकि हम एनसीईआरटी को और अच्छे तरीके से समझ जाएं। राइट, वर्षों पहले मैंने इसी को मेहनत के साथ शुरू किया था, इस एकेडमी को, 7 पुरानी कुर्सियों के साथ, एक पुरानी मेज के साथ। और आज आप लोगों के प्यार की वजह से ये एकेडमी ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। गुरुकुल जैसी जो है एक ऐसा रिवोल्यूशनरी बैच लेकर हम आए हैं। साथ ही साथ अब तो हमने उसमें रीडिंग रूम की फैसिलिटी शुरू कर दी, मेंटरशिप की फैसिलिटी शुरू कर दी है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सभी जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सभी, चलिए हम शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आज क्या जिक्र करने जा रहा हूं, ये समझना बड़ा जरूरी है कि कैसे यूपीएससी का जो टॉपर है उसने एनसीईआरटी को यूज किया और उसको अपनी सक्सेस में कैसे इस्तेमाल किया। एक सिंपल सी किताब जिसको हम फैक्ट के लिए भी यूज करते हैं, स्कूल के बच्चे एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भी करते हैं, जो नेशनल करिकुलम के साथ है। और किस तरह से एनसीईआरटी आंदोलन में मैं उसी टॉपर की जो बातें हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और इस टॉपर के सेगमेंट को समझते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी क्या है। मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी के टॉपर की, राइट, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग 2018 में, बड़े ध्यान से सुनना और इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर ये स्ट्रैटेजी भी अगर आप कॉपी करते हैं और एनसीईआरटी में अपना एक ओरिएंटेशन लेकर आते हैं तो भी आपको बहुत फायदा होगा। तो मैं बात करता हूं यूपीएससी टॉपर की 2018 की, जिनकी रैंक 1 थी। इनका नाम था कनिष्क कटारिया। कनिष्क कटारिया आईआईटी बॉम्बे से पढ़े थे। जैसे कि सेगमेंट होता है, शुरुआत से पीसीएम में उनकी अपनी एक्सपर्टीज थी और माता पिता चाहते थे बच्चा जो है वो टॉप इंस्टीट्यूट में जाए। मेहनत की, उन्होंने निकाला। और जैसे हर किसी का सपना होता है कि अच्छा सा पैकेज लग जाए और हम उसके साथ आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से आप ये जानते हैं, राइट। तो यहाँ की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआती दौर में कनिष्क के पास भी ऐसा कोई ओरिएंटेशन नहीं था। जैसे हर बच्चे का सपना होता है कि आईआईटी जाना, फिर वहाँ से या तो आईआईएम चले जाना, या तो फिर बहुत हैवी पैकेज के लिए प्रयास करना, और फिर या तो कोर इलेक्ट्रिकल में या मैनेजमेंट में या फाइनेंस में, किसी में डायरेक्शन में मूव कर जाना।
तो अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे वहां खुल जाते हैं। तो ये भी एक यूथ था जिसके सामने यही सेगमेंट था कि भाई मुझे जो है इसी तरह से करना है। आईआईटी करते समय कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिंदगी में, बड़े ध्यान से सुनना इसको, कि जहां पर लगा कि भारत में जो परिवर्तन की ताकत है उन ऑफिसर्स के हाथ में है। इन्होंने कहीं ऐसी घटना देखी जहां उनको पता चला कि पावर का होना बड़ा जरूरी है, चाहे वो चेंज करना हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आना हो, ये चेंज का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए हम बात करते हैं कनिष्क कटारिया की स्टोरी में। अब जरा सिंपल सा फंडा देखें तो इनको लगा ये पावर मिलेगी कहां से, तो इनको समझ में आया, इनको राय दी गई कि आज भी भारत में सिविल सेवा जो है, सिविल सर्विसेज जो है, वो एक ऐसा सेगमेंट है जो जिसमें कोई भी एंट्री कर सकता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, बायो हो, आर्ट्स हो, कोई भी है जो ग्रेजुएट हो एंटर कर सकता है। और ये जो सर्विस है वो रियल पावर की तरफ लेकर जाती है, जहां आप पावर ऑफ चेंज इस्टेब्लिश कर सकते हो, यानी परिवर्तन की जो है बात यहां पर कर सकते हो। बड़ी खूबसूरत सी बात है। अब इसको आगे थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। तो इन्होंने तय किया कि भाई मुझे यूपीएससी देना, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर एक नियम बांध दिया कि मैं कुछ भी हो जाए मैं ज्यादा समय अपने आप को नहीं दूंगा, सिर्फ 2 साल का समय दूंगा, जो एक आइडियल टाइम भी होता है। यानी डे 1 से उन्होंने अपने ऊपर एक टाइम बॉम्ब बांध दिया कि भाई कुछ भी हो जाए मैं 2 साल अगर नहीं हुआ मैं ट्राई करूंगा, हुआ तो नहीं हुआ तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन मैं जब करूंगा तो ये नहीं कि मैं सिविल सर्विसेज में 700वीं रैंक 800वीं रैंक नहीं, मुझे जो है वो अच्छी रैंक लेकर आना, टॉप 50 के अंदर आना, मुझे जो है वो आईएएस चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां से जो हमारी बातचीत हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक सज्जन है आदेश जी की, पढ़ाएंगे कि स्टोरी चलेगा, मेरी स्टोरी में ही पढ़ाई है, तुम उसको समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि पढ़ाने के लिए बेटा बहुत लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन उसके बाद बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। जो मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ता है वो कहानी में सीख जाता है, क्योंकि तुम कहीं बाहर की दुनिया से आए हो तो तुम्हें अभी लग रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही हो तुम, कि इसी में से कहानी आगे बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य से रखो और जो पीछे से अपना गोबर लेकर आए हो उसको बाहर रख दो। ठीक है, तो यहाँ एक नए मेथड से, क्योंकि इससे पहले बीटीएल क्या होता है, एलडब्ल्यूएमआई क्या होता है, मैं हमेशा पहले 2-3 दिन अपने स्टूडेंट को प्रिपेयर करता हूँ कि भाई नई चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि गोबर के अंदर मैं कुछ पैदा नहीं कर पाऊंगा जब तक उसको खाद ना बना दूं। तो ध्यान से रखना, इस चीज को दिमाग से बाहर निकालो। ठीक है, और कहानी में तो नई नई चीजें हमारे बच्चे सीख जाते हैं, तो ये कहानी क्या है ये सीखना शुरू करो। फिर क्योंकि इतिहास की जो क्लासेस हैं, आप इससे पहले शायद लगता है क्लास में थे नहीं, जहां पर मैंने बताया कि इतिहास एक परिप्रेक्ष्य होता है, पर्सपेक्टिव होता है, और एक जबरदस्त डिस्कशन हुई थी। आज तक तुम्हें किसी ने, तुम्हारी कोई भी किताब थी जो आज मैंने यूरोप का इतिहास पढ़ाया, वो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, पर चूंकि इसको तुम्हारा खाली जाए तो ये ट्रक भर गोबर निकाल दो। ठीक है, और यहां फोकस करो कैसे हमें पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि इस टॉपर ने अपने कम टाइम में कैसे यूटिलाइजेशन की, आप समझो इस स्ट्रैटेजी को बनाना सीखो। तो क्या हुआ, अब इन्होंने अपना काम शुरू किया और इन्होंने यूपीएससी में, जैसे प्री में अगर हम बात करें तो 106 मार्क्स कट ऑफ में निकाला इन्होंने। पेपर 2 में अगर हम बात करें तो 147.5 सीसैट में मार्क्स निकाला, सीसैट क्वालिफाइंग कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रीलिम जीएस में 106 मार्क्स इन्होंने निकाले। मेंस में इनके जो मार्क्स थे, एसए में 133 मार्क्स थे, काफी ठीक ठाक थे। जीएस 1 में 98, जीएस 2 में 117, जीएस 3 में 117, जीएस 4 में मैंने हमेशा कहा जीएस 4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 110 प्लस मार्क्स हमेशा अच्छे होते हैं। ठीक है, मेंस के एग्जाम में 942 मार्क्स थे, पर्सनालिटी टेस्ट में 179 मार्क्स थे। तो ये इनकी मार्कशीट है। अभी ये समझो कि ये क्या चीज है। अब फाइनल जो टोटल था वो इनका 1121 था। अब सवाल ये है यहां जो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आईआईटी से पढ़ा हुआ, उसने ह्यूमैनिटी ऑप्शन क्यों लिया, ह्यूमैनिटी से तैयारी क्यों की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और एनसीईआरटी क्या इंपॉर्टेंट थी, कैसे स्ट्रेटजी बनाई और कैसे उन्होंने सक्सेस प्राप्त की। तो चलिए हम बात करते हैं। इन्होंने ऑप्शनल और जीएस को 2 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा, आप भी कर सकते हो। ऑप्शनल के साथ टाइम मैनेजमेंट की, डेली कैसे उसको तैयारी करनी है, कम समय देना है। जीएस की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि आई रीड द सिलेबस। मैंने हमेशा कहा कि जो सिलेबस को नहीं समझते, जैसे ये बच्चा है अभी इसने कमेंट किया कि स्टोरी सुनाओगे, क्योंकि ये अगर सिलेबस नहीं समझेगा तो इसको क्या पढ़ना है इसको कभी पता ही नहीं रहेगा। तो एनसीईआरटी के नाम पे बहुत सी क्रक्स बिक रही हैं, बहुत से वन लाइनर पढ़ाए जा रहे हैं, पहाड़ों के ऊंचाइयां नपवाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत कुछ हो रहा है एनसीईआरटी के नाम पे। ये बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन जब जाता है एग्जाम में तो उसका कोई क्वेश्चन नहीं होता है,
ऐसे स्टूडेंट होते हैं, फिर वो कहते हैं अरे यार ये फलनवा कोचिंग बेकार है, चलो ढिकनवा में हम एडमिशन लेते हैं, फिर ढिकनवा खत्म होगा तो कहीं और जाएंगे। तो ये भागते रहते हैं, कब तक भागते रहते हैं, जब इनके सारा वो वक्त और सब कुछ खत्म हो जाए, बोले यार आईएएस वाईएएस में कुछ नहीं रखा है, हम जा रहे हैं परचून की दुकान खोलने। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो वहां पर जो हम बात करेंगे, तो ध्यान से समझो, ये एक टॉपर का जो सेगमेंट है कि टॉपर ने कैसे किया, अगर आप भी उसको समझते हो तो आपको वो रहस्य पता चलेगा कि एनसीईआरटी की बुक्स यूपीएससी के लिए नहीं बनी है। एनसीईआरटी छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का जो बच्चा है यार उसके लिए छपी थी। लेकिन इस बुक को यूज करने का वहां उसको था कि 6 क्लास में मार्क्स लेकर आना है, पास होना है, 7th में जाना है, 7th पास करना है, 8th में जाना है। तो वो उसके स्कूल की बुक्स हैं जिसको तुम्हें कंपटीशन के लिए इस्तेमाल करना है। ओरिएंटेशन नहीं समझोगे, निपट जाओगे। ठीक है, निपट जाओगे। हर बैच में ऐसे आते हैं मेरे पास ढेर सारे ज्ञानी लोग। तो यहां अगर हम बात करें तो ऑप्शनल और जीएस के लिए सबसे पहले जीएस की स्ट्रेटजी क्या बने कि आई रीड द सिलेबस। सिलेबस एनालिसिस किसी भी, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अगर तुम सिलेबस के साथ उसको अटैच नहीं कर पा रहे हो तो तुम उसको कभी भी उस पर अपना कमांड नहीं रख सकते। सिलेबस को पढ़ना और सिलेबस को एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। जी हाँ, पीडीएफ भी मिलेगा प्रभु, और मैं एलडब्ल्यूएमआई पढ़ाऊंगा, अमित कुमार यादव जी। कोशिश करिएगा जब तुम्हारा शिक्षक अपने हाथ से हर चीज लिख रहा है ना, तो ये लिख लेना, इसको बोलते हैं एलडब्ल्यूएमआई नोट्स, लेस वर्ड मोर। मुझे पता है कि तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था में ये चीजें नहीं है। पीडीएफ कल्चर आजकल हर जगह चल रहा है, वो स्लाइड टाइप का पढ़ाते हैं, दे देते, ना तुम पढ़ते हो और ना तुम उसको समझते हो। तो मेरा जो सेगमेंट होता है, मैं पूरे चैप्टर के जो मेरे नोट्स हैं एक पेज में आ जाते हैं। एलडब्ल्यूएमआई की पावर समझ लेना, पूरे चैप्टर के नोट्स 8-8, 10-10 पेज सिर्फ एक पेज में आ जाता है, और हार्डली 40-50 वर्ड के अंदर पूरे नोट्स खत्म हो जाते हैं, ताकि आप आसानी से रिवाइज कर सको। इसको बोलते हैं एलडब्ल्यूएमआई। इसके बियॉन्ड पीडीएफ भी मिलेगा भाई प्रभु मेरे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो जितना मन करे, लेकिन पीडीएफ को बेस मत बनाना, अंडरस्टैंडिंग को बेस बनाना। मैंने कल भी आपको समझाया था, कल जिन लोगों ने क्लास नहीं की वो जाके दोबारा करें, राइट, वो दोबारा करें। क्यों? क्योंकि उसके बिना आप समझ ही नहीं पाओगे कि एनसीईआरटी खुद आपसे क्या कह रहा है। क्लास मेरी मत छोड़ना, और हर क्लास एक दूसरे से लिंक है। तो दूसरी चीज है सिलेबस, सिलेबस एनालिसिस सबसे जरूरी है। नेक्स्ट इन्होंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया यूपीएससी का, इससे हमें अंदाजा हो जाता है क्वेश्चन लगाने। जैसे हमने आरएफआर शुरू किया है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है, इससे आपको राइट ये जो सेगमेंट है वो एक अंदाजा हो जाता है कि क्या क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। अभी मैं आपको ये भी कराऊंगा, यूपीएससी का क्वेश्चन भी कराऊंगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहां से आए हैं, पेज बाय पेज दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि यार बीटीएल होता क्या है। एनसीईआरटी जो लिखी और एनसीईआरटी जो समझी है, इन दोनों के बीच का अंतर है। इसके बाद है फोकस ऑन एनसीईआरटी। इन्होंने लिखा, ये आईएएस टॉपर कह रहा है कि मैंने फोकस किया एनसीईआरटी पे। ठीक है, क्यों? पहली बात, ये सिंगल स्टैंडर्ड बुक है। कल मैंने बताया था पैन इंडिया में स्टैंडर्ड बुक है, यानी कि जो इसमें तथ्य लिखे गए हैं वो बहुत जो है वो उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। दूसरा, मस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग अपनी समझ की विकास के लिए, यूपीएससी या पीसीएस में जाने के लिए आपको समझ होना चाहिए। क्वेश्चन रटे रटाए नहीं आते हैं, अगर आपको शायद यही, इसीलिए मैंने कहा प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो। तो यहां पर जो ध्यान, जैसे किसी ने कहा आज मेरा पहला दिन है, कल की क्लास जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। नहीं तो एनसीईआरटी के साथ मेरे साथ तो चाय चाय करते रहोगे, भाई कहां पढ़ा रहे हैं, समझे नहीं पाओगे। कि तुम आए हो मार्केट से फैक्ट्स लेकर, तुम आए हो ये पढ़ने के लिए कि भाई कौन सी नदी कहां बह रही है, कौन सा पहाड़ कितना ऊंचा है, ये नहीं है एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए। इसीलिए यूपीएससी का 8-10 साल का होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान से, ताकि पता चले कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। नहीं तो बकर बकर करते रहोगे क्लास में, वो तुम्हारा भी नुकसान, मेरा भी नुकसान है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा, आईएएस टॉपर कह रहा है जिसने यूपीएससी टॉप किया है, कह रहा है कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है, अंडरस्टैंडिंग के कल मैंने 5 स्टेप बताए थे, किसको किसको याद है जरा सब लोग बता दो। बहुत ही खूबसूरत क्लास थी कल की, जहां पर मैंने बताया था कि अंडरस्टैंडिंग यानी कॉन्सेप्ट का, कहते हैं ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आईएएस बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट को विकसित करने के 5 चरण होते हैं। बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था चाय बनाने का, कितने कितने लोगों को याद है? हाउ मेनी ऑफ यू? कितने लोगों को अवधारणाओं का विकास, ये उसने कह तो दिया कि भाई अंडरस्टैंडिंग बहुत है, लेकिन उजांग सर ने बताया कि अंडरस्टैंडिंग में 5 चरण होते हैं। चलिए सबसे पहले बताइए सभी लोग जिन्होंने कल की क्लास की थी कि अंडरस्टैंडिंग 5 स्टेप में डेवलप की जाती है। ये सब तुम्हें कोई नहीं बताएगा। नाम लिखिए, सब लोग नाम लिखिए।
गुड। किसी भी चीज का एक रीजन होता है, शाबाश, वेरी गुड। चलो देखे कितने लोग लिख पा रहे हैं, बताइए। कल की क्लास अगर आज याद नहीं रहेगी तो आगे क्या खाक पढ़ाई करोगे? कल क्या पढ़ाया था? बहुत ही खूबसूरत एक क्लास आपको बताई थी कि अंडरस्टैंडिंग के 5 चरण होते हैं। एक कॉन्सेप्ट भूत की तरह होता है। सब लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट पूरा कर लीजिए सब सही हो जाएगा, लेकिन मिलता कहां कॉन्सेप्ट, ये कोई नहीं बताता है। पहला मैंने बताया था किसी भी चीज का रीजन होता है, कारण होता है, फिर उसका प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, फिर उसका फंक्शन होता है, यानी वो चीज कैसे काम कर रही है, प्रोसेस, प्रक्रिया होती है, फिर उसका सीक्वेंस होता है, और फिर उसकी जब आप ये 4 चीज सीख जाते हो तब आपके अंदर एक नॉलेज पैदा हो जाती है। हाँ, नाउ आई कैन डिफाइन द कैरेक्टर, अब मुझे इसका कैरेक्टर बनाने में आसानी होगी। मुझे सब लोग जवाब दो, अगर सबने कल पढ़ा है और सबको मैंने बताया था, आप लोगों ने बड़े हल्के में ले लिया, क्योंकि आप लोगों को आदत हो गई इमला लिखने की। मास्टर लोग इमला लिखाते थे, चलिए लिखिए टाइटल, तो आप तुरंत लिखना शुरू कर दे। चलिए लिखिए प्रस्तावना, तो आप प्रस्तावना, ऐसे तो आपने पढ़ाई की है। यूपीएससी में ये सारी चीजें आपको छोड़नी या तोड़नी पड़ेंगी, राइट? तो ध्यान रखना कि यूपीएससी की पढ़ाई बिल्कुल अलग तरीके से होती है। अगर इमला लिखने बैठोगे, आज भी मैंने बच्चे को एक गुरुकुल में बहुत डांटा इस बात के लिए, इमला लिखने की आदत होगी, वो आदत इतने सालों से पड़ी है कि समझा रहे स्मार्ट नोट्स बनाओ, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट गैदर करो, नहीं वो पूरा ऐसे ऐसे लाइन बाई लाइन जब तक नहीं, वो सालों से आदत पड़ी है और आदत घुमा घुमा के वहीं ले जाके पटक रही है। तो मैंने आपको बताया था 5 स्टेप्स होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक तक तुम अगर पहुंच गए तो समझ लेना कि तुम चीजों को सीख गए हो। यही चीज इन्होंने यहां बताई। अब उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही, अब इनसे पूछा गया कि एनसीईआरटी पे आपने इतना फोकस क्यों किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कटे रैंक 1 से पूछा गया। अब ये सुन लो ध्यान से कि आपने इतना एनसीईआरटी पे फोकस क्यों किया। तो इन्होंने कहा देखो सबसे बड़ी बात है, मेरे पास टाइम कम था, मैं आईआईटी बैकग्राउंड से था, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मुझे ह्यूमैनिटी के अंदर जाना था, मुझे रैंक अपनी अच्छी लेकर आया, और मैंने खुद से कहा था मुझे समय कम चाहिए। तो मुझे डायरेक्टली मुझे ये समझ में आ चुका था आईआईटी के दौरान कि अगर मुझे किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर मुझे कॉन्सेप्ट को बड़ा करने में टाइम नहीं लगेगा। प्रॉब्लम तब होती कि हम बड़ी बड़ी चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम दिखाते हैं हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम मोटी किताब पढ़ेंगे, लेकिन हमें उसका बेसिक्स नहीं पता होता है, उसका बेसिक्स नहीं पता होता है। जैसे कुछ बच्चे आए नए नए हमारे यहाँ, तो मैंने पूछा अच्छा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? हाँ सर हिस्ट्री का 8-10 क्लास हो रही है। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि सिविलाइजेशन और एम्पायर में अंतर क्या होता है, और पढ़ चुके थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना शुरू कर दिया था, आगे भी बढ़ गए। बोले नहीं ये तो सोचा ही नहीं। मैंने कहा भाई रोमन एम्पायर सुना होगा, अलेक्जेंडर का एम्पायर सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन सुनी है, दोनों का अंतर बता दो। तो 90% लोग अरे सर ध्यान ही नहीं था। तो ये जो चीज होती है इसी को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। एक बार ये चीज समझ में आ गई तो आप अपना बेस बहुत लार्जर कर लोगे। अब सवाल है, उनसे पूछा गया कि आपने एनसीईआरटी पे फोकस क्यों किया इतना। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती जो स्टूडेंट करता है वो ये करता है कि वो सीधे सीधे इंटरनेट पे गया या वीडियो देखी, द 10 बुक्स जो आपको आईएएस बना देगी, 10 किताबें जो जादुई हैं, तो वो क्या होता है वो लिस्ट उठा लेता है, स्टैंडर्ड बुक्स की लिस्ट, और मार्केट से जाके उसको खरीद भी लाता है। मान लीजिए किताब बहुत अच्छी है, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उन्होंने ये समझाया एग्जांपल के साथ। अब आईएएस टॉपर कह रहा है तो ध्यान से सुन लो, जिसने ये प्रोसेस, और बहुत कम टाइम था उसको तैयारी करने के लिए। तो उसने कहा कि मान लीजिए आप स्टैंडर्ड बुक इंटरनेट पे गए या कहीं वीडियो देखा और आपने वो किताब उठा ली, लेकिन जब आप उस किताब में गए, मान लो एग्जाम्पल लिया, उन्होंने एग्जाम्पल भी समझाया कि मान लो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं, आपने लक्ष्मीकांत का पहला टॉपिक, पहला ही जो लाइन लिखी है वो रेगुलेटिंग एक्ट है। आप पन्ना खोलोगे तो संविधान के विकास का क्रम दिया हुआ है, पहला ही टॉपिक है इंडियाज रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन सवाल यह है जो यहां आपको समझना है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट उस दौरान बना जब भारत स्वतंत्रता को जानता भी नहीं था, इन्होंने भारत को गुलाम बनाने के लिए किया। तो इसी दौरान जैसे जैसे इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया और करते 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 जो है वो 1935 का एक्ट और तमाम तरह के एक्ट ब्रिटिश शासन में आते चले गए, और वो उसी के पैरेलल जो भारत में 2 मूवमेंट क्रिएट हुए, एक फ्रीडम स्ट्रगल हुआ और दूसरा पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्रिएट हुए कि पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पावर कैसे डेवलप होंगी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाता है तो केवल वो फैक्ट के रूप में याद तो रखेगा 1773 में ऐसा हुआ, फलाने में ऐसा हुआ,
लेकिन वो कभी नहीं समझ पाएगा कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसके पीछे का पर्पस क्या था। क्योंकि ये एक्ट ब्रिटिश शासन को फेवर करने के लिए लाए गए थे, जो उस समय कंपनी का शासन था। तो आखिर भारत में क्या परिस्थितियां हुई और भारत ने धीरे धीरे कैसे स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया, कैसे जो है उसने एक पॉलिटिकल मूवमेंट को जन्म दिया कि भारत अपना स्वयं का शासन कर सकता है। तो ये जो समझने की जो जरूरत है वो हमें एनसीईआरटीज देती हैं। क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं हो पाई कि बेसिकली क्या चल रहा है, तो आप कभी भी ये जान ही नहीं पाओगे कि आखिर इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। तो उन्होंने कहा कि रैदर देन, मैं आईआईटी से पढ़ के आया, मैं कहता अरे मैं तो आईआईटी क्रैक किया हुआ हूं फलाना ढिकाना, लेकिन नहीं, मुझे बताया गया कि आप अगर अपना स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपके लिए सफर आसान होगा। और आप जब रेस नहीं लगा रहे हो कि मुझे ये 10 पेज खत्म कर देने हैं, 20 पेज, आप कई बार ऐसे सोचते होगे। इन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग, यानी ये जो चीज हो रही है, अगर एक बार में इसका कारण समझ गया, रीजन समझ गया, इसकी प्रोसेस समझ गया, ये मैं बात कर रहा हूं आईएएस टॉपर की, तो मैं इसके बारे में और ज्यादा जानकारियां इकट्ठा कर पाऊंगा। और अगर मैं ये कर पाता हूं, राइट, तो बहुत ज्यादा इसमें मुझे आनंद आना शुरू हो जाएगा। और जब मैं इसको रेस से हटकर इसको अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस से लूंगा, तो मेरे लिए चीजें करना बहुत आसान हो जाएगी। बोला क्यों, ऐसा क्या है, अंडरस्टैंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बोला ये कोई रेस नहीं है जो यूनिवर्सिटी, जैसे आप में से बहुत से लोग यूनिवर्सिटी से आए होंगे, अरे यार देखा जाएगा, चलो यार समझा जाएगा। अभी जैसे बच्चा बोला अरे बताओ कब से पहली लाइन कब से लिखाओगे। लेकिन उन्होंने कहा ये रेस नहीं है कि जल्दी 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 खत्म कर लो। बोला यूपीएससी ना रस्सी पे साइकिल चलाने जैसा है, गिरे तो मामला साफ हो जाएगा। इसीलिए एक एक स्टेप बहुत ध्यान से और बहुत बैलेंसिंग एक्ट होता है। क्या है? बहुत बैलेंसिंग एक्ट है। तो पूछा गया इनसे, आईएएस टॉपर से, कि बैलेंसिंग एक्ट का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग एक्ट? कि आप कह रहे हैं कि बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है रस्सी की तरह। तो इन्होंने बोला कि दिस होल प्रोसेस अबाउट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, यानी अवधारणाओं का विकास होना बहुत जरूरी है। और अवधारणाओं के विकास के लिए, यानी कोई चीज कैसे हो रही है, उसके साथ ये चीज क्या है, अगर एक बार हमें समझ में आ जाए तो हम इससे बहुत सी चीजों को जान सके। फॉर एग्जाम्पल, आज किसने मेरी जो है इससे पहले की क्लास देखी जहां पर मैंने ये बताया कि हमें किताबों में बताया गया कि 1707 में औरंगजेब की नीतियों की वजह से मुगल साम्राज्य जो है डिक्लाइन कर गया, एक जो है वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो यूरोपीय पावर जो सुप्रीम पावर थी वो भारत में आ गई। और आज मैंने तुम्हें एक उसका फंडामेंटल बताया कि ये कहानी तो बताई जा रही है कि भारत में क्या हुआ, लेकिन यूरोप में क्या हुआ ये कहानी हमारी किताबों से पूरी तरीके से गायब है। तो आज मैंने तुम्हें बताया किस तरह पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, ये समुद्री लुटेरे थे, ये पायरेट्स थे। कितने लोगों ने इसको आज देखा, और नहीं देखा तो देखो। तो उस कहानी से तुम्हें समझ में आया कि जो कहा जाता वास्को डिगामा ने भारत खोजा, वास्को डिगामा था कौन, क्या वहां की परिस्थितियां थी, क्यों इतनी, आप जैसे पढ़ाया जाएगा तो इतनी कंपनीज बनी, ब्रिटिश कंपनी बनी, डच कंपनी बनी, फ्रांसीसी कंपनी बनी, सबने ईस्ट इंडिया कंपनी बना बना के पुर्तगीज रखी, क्यों वो आए यहां पे। तो आपको वो समझ में आएगा कि उनको लगा कारू का खजाना, उनके अंदर कंपटीशन शुरू हो गया, कौन जल्दी भारत पहुंचेगा, कौन जल्दी इंडिया पहुंचेगा, कौन वहां से ज्यादा अकूत दौलत। तो वो अमीर नहीं थे, वो गरीब थे। आज मैंने तुम्हें रेनासा के बारे में डिस्कस किया कि पुनर्जागरण 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 का कौन सा शब्द है, सोए कब थे वो, तो उनके पास इससे पहले नॉलेज क्या थी, नॉलेज तो हमारे पास थी। जब मैंने आपको पैरेलल कहानियां बताई थी ना कि जब भारत ताजमहल बना रहा था तब वो क्या हो रहा था, वो कच्चे मांस को ढूंढ रहे थे। आपको तो ये तो पता, जब महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जब महाकाव्य की रचना कर रहे थे तो वो जाड़े में क्या खाना इसकी चिंता में परेशान थे, वो पायरेट्स थे। तो आज आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली ये दो पैरेलल चीजें चल कैसे रही हैं, ये चल कैसे रही हैं। तो आज जिसने वो क्लास की होगी उसको हिस्ट्री की एक अलग ही समझ आई होगी। तो जब समझ तुम्हें आई होगी तो तुम्हें अचानक से लगा होगा कि ये घटना है। अब जैसे कि यूरोप में क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है, भारत हस्तशिल्प कर रहा है, भारत जो है वो बड़े बड़े जो है आर्किटेक्चर बना रहा है, और वो विदेशी क्या कर रहे हैं, वो समुद्र में लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, वो 2 वक्त के खाने के लिए परेशान है। तो तुम्हें समझ में आता होगा कि अब क्या चला, अब वो तुम कहानी कभी नहीं भूलोगे। तो मैं जो तुम्हें पढ़ाऊंगा वो इसी तरह से पढ़ाऊंगा।
ताकि आप कभी भी इस चीज को भूलो नहीं, राइट? तो चले, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटीएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सिलेबस हम कैसे यूज करेंगे, और मैं सबसे पहले हिस्ट्री को लेकर शुरू करूंगा, ठीक है? तो हिस्ट्री में जो हम सबसे पहले बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने काम पर, अपनी चीजों पे। तो एनसीईआरटी बेसिकली लिखी ही गई कहानियों के रूप में, तो जिस स्टूडेंट ने ये कहा है उसको ये कभी उसने लगता है एनसीईआरटी खोलकर पढ़ा भी नहीं, क्योंकि अगर आप जाओगे तो उसमें दो कैरेक्टर हैं, एक लड़की और एक लड़का, जो आपस में बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से एनसीईआरटी बेसिकली आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो करने का प्रयास करती है, राइट? वही करने का प्रयास करती है। तो चलिए हम एक एक करके शुरू होते हैं और समझते हैं उसमें। तो सबसे पहले जो हमारी कहानी है, अब मैं शुरू करूंगा हिस्ट्री, क्लियर है? तो आज सुबह भी हमारी एक बातचीत हुई थी, वो क्लास जरूर देखना टाइम निकाल के। एंड क्योंकि तुम्हारा टीचर भी इसको लिखता है तो कोशिश करना कि तुम भी अगर लिख सको तो बहुत अच्छा है। अब बड़े ध्यान से मेरे साथ तुम्हें चीजों को सुनना और समझना पड़ेगा। पहली बात, जैसा मैंने सुबह भी तुम्हें बताया और फिर से एक बार दोबारा तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि इतिहास क्या है। सबसे पहले तो कल जैसे हमारी सुबह एक डिस्कशन हुआ और बड़ा प्यारा सा डिस्कशन था कि जैसे एक बचपन से हमें कहानी सुनाई जाती है, ये ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। कई लोगों ने सुबह नहीं देखी होगी। सो ये जो है आप यहां देख सकते हो। किसी ने पूछा कि आरती पाल ने कि हम फ्रेशर, आई वांट टू आस्क, क्या एनसीईआरटी बुक परचेज करनी पड़ेगी या बैच से मिलेगी? बैच के नोट्स मिलेंगे, बुक्स कहां से हम तुम्हें दे पाएंगे? बुक्स की टोटल कॉस्ट ही 4-4.5 रुपए से ऊपर की है। हाँ, आप हमारी वेबसाइट www.ojang.com पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ है वहां पे, ठीक है? अब जरा हम यहां पे ध्यान देते हैं कि क्या चीज है। हमारी तरफ से जो एसेंशियल नोट्स होंगे वो आपको मिलेंगे। अब मैंने कहा इसमें दो तरीके से इस ग्लास को आप देख सकते हैं। क्या कैसे देखोगे? ये ग्लास क्या है अब आप मुझे बताओ, ठीक है? ये इसी ऐप पे क्लास पड़ी हुई है, और नहीं होगा तो लिंक वो यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, ओजांग आईएएस विद ओजांग सर के, दोनों जगह वो क्लास चल रही थी। शुरुआत में 2-3 क्लास मैं यूट्यूब और ऐप दोनों पे लेता हूं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, जैसे वो इकोसिस्टम से परिचित होने में। अब जरा ध्यान से, अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ये तुम्हें बुक्स में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हिस्ट्री इतिहास की सबसे बड़ी साजिश है, और हम भारतीयों के साथ तो बहुत गंदी साजिश है। तो एक ऑफिसर को हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाएगी, ये मैं तुमसे आज डिस्कस करूंगा, बहुत तुम्हें ध्यान से समझ में आएगा। तो ये ग्लास है, आधा हाफ है, आधा फुल है, ठीक है? अब दो दृष्टिकोण है, अब आप क्या बताओगे? जैसे हाफ फुल, हाफ पैकेट। अगर तुम कहोगे आधा भरा है तो इसका मतलब आधा खाली भी तो है, तो आधा फुल है, जैसे तुम बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहे हो, बचपन से कहानी सुनाई गई है। लेकिन हाफ क्या है? क्या ये हाफ एम्प्टी नहीं है? मुझे बताओ, क्या ये गलत है डाटा? राइट? तो क्या होगा? ये आधा भरा है, आधा खाली है, राइट और रॉन्ग? मुझे बताते जाओ। सबसे पहले जब भी कोई कहीं भी पढ़ो, जो सब्जेक्ट पढ़ो, पहले पूछो कि मुझे ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, मुझे हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, और जो पढ़ाया जा रहा है वो है क्या बेसिकली? या केवल तुम डाटा रटने के लिए आए? तो यूपीएससी सॉरी तुम्हारा नहीं है, ये बात याद रखना, यूपीएससी तुम्हारा नहीं है, क्लियर है? तो क्या हुआ? आधा खाली आधा भरा है। अब जरा ध्यान समझना, इसका मतलब है अगर मैं तुमसे कहूं कि हिस्ट्री कुछ और नहीं है, सिर्फ एटीट्यूड या नजरिया है, पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव मतलब हम इसको किस एंगल से दे रहे हैं, देख रहे हैं, किस एंगल से इसको देख रहे हैं, फुल या हाफ? और दोनों अपनी जगह सही है कि ये फुल है या एम्प्टी है, आधा हाफ एम्प्टी है, बताइए आप मुझे, ये दोनों सही है। सवाल है कि इतिहास में कोई एविडेंस, और ग्लास क्या है? एविडेंसेस हैं, एविडेंस। तो इसको आप बोलते हो पॉजिटिव एटीट्यूड और इसको बोलते हो निगेटिव एटीट्यूड। किसके लिए निगेटिव और किसके लिए पॉजिटिव? मान लो अंग्रेजों ने हमारा इतिहास लिखने की कोशिश की, तो कभी वो क्या तुम्हारे पक्ष में लिखेंगे? वो उन्होंने तुम्हारा पूरा देश कॉलोनी बना लिया। अब मुझे तुम बताते जाना, उन्होंने तुम्हारे देश को कॉलोनी बना लिया, उन्होंने तुम्हारे ऊपर अपनी सुप्रीमेसी स्थापित की, सारा का सारा तुम्हारा रिसोर्स नोच के लेके चले गए, तुम्हें गुलाम बनाया, भारत के जो है ऊपर आक्रमण किए, भारत का सारा संसाधन नोच के लेके गए। तो जब वो तुम्हारा इतिहास लिखेंगे, एविडेंस तुम्हारे सामने रखेंगे,
तो वो क्या तुम्हारा दिखाएंगे कि भारतीय लोग कितने महान थे, ये बताएंगे? मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ डिस्कशन में। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है। क्या वो बताएंगे कि भारतीय लोग बहुत महान थे, उनकी भाषा बड़ी महान थी, वो लोग बड़े जो है आर्य सभ्यता बड़ी श्रेष्ठ सभ्यता थी? क्या वो तुमसे ये कहेंगे? या वो कहेंगे अरे ये तो काले असभ्य लोग हैं, गुलाम बनने के लिए आए हैं, इनको तो ज्ञान ही नहीं है, जादू टोना जानते हैं खाली, ये सपेरों का देश है, ये गरीब लोग हैं, ये तो नेशन थे ही नहीं, इनके यहां तो कोई ज्ञान विज्ञान ही नहीं है, इनका तो कोई, यहां तक की बोल दिया कि हमारी कोई भाषा लिपि तक नहीं है, ये तक उन्होंने बोल दिया हमारे बारे में। जो वेदों का रचयिता है उसको भी इन्होंने कह दिया अरे इनकी तो कोई लिपि नहीं है, ये तो लिखित भाषा का प्रयोग नहीं। इतने में एडवांस थे, इतने में एडवांस थे। तो उन्होंने हमारे इतिहास को कैसे रखा? निगेटिव अप्रोच के साथ रखा कि एम्प्टी है ग्लास। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इतिहास पर्सपेक्टिव है, हम इसको कैसे देखते हैं। और किसी भी राष्ट्र को, किसी भी नेशन को आगे बढ़ने के लिए अपने लोगों की इमोशंस की जरूरत पड़ती है, और ये इमोशंस हमें हिस्ट्री में मिलते हैं। जैसे हमें क्यों मॉडर्न इंडिया पढ़ाया जाता है, क्यों हमें आधुनिक भारत या स्वतंत्रता आंदोलन क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए क्योंकि एज एन ऑफिसर हम इससे प्रेरणा ले सके कि कैसे हमने जन आंदोलन क्रिएट करके, लोगों की ताकत का इस्तेमाल करके हमने अंग्रेज नाम के दुश्मन को हराया था। तो भारत में आज भी बहुत सी दिक्कतें हैं, गरीबी है, अशिक्षा है, गंदगी है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, जिनसे अगर हम लड़ते हैं तो हमें इसके लिए लोगों के भागीदारी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो बड़े ध्यान से समझना, नहीं तो ये मामला निकल जाएगा। बहुत से लोग हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाते कि हिस्ट्री है क्या। तो हिस्ट्री क्या है? पर्सपेक्टिव, एक नजरिया है, पहला जो सेगमेंट है। और नजरिया क्या है? अभी तक हमारे सामने जो इतिहास रखा जाता है वो अंग्रेज और वो लोग जो इंग्लिश मेंटालिटी के साथ बहुत ज्यादा इंडल्ज हो चुके हैं, जो मानते हैं कि हिंदुस्तानी बेकार है, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो उसी बात का समर्थन कर देते हैं, वो उसी बात का समर्थन कर देते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हिस्ट्री नजरिया है, इसके आगे क्या, यह भी समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स राइट डाउन, चलिए हम लिखते हैं इसको। व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास क्या है? तो हमने पहला चीज देखा, दैट इज ये एक नजरिया है। दूसरा हम देखते हैं कि जैसे हमारा रेत है, आपने कई बार रेत देखा होगा, तो इसमें क्या होता है, जब हम पैरों के निशान लेके चलते हैं तो धीरे धीरे इस पे निशान बनते चले जाते हैं। ठीक है? तो जैसे कोई पदचिन्ह है, कोई फुटप्रिंट है। तो इतिहास, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा फिलोसफिकल बात कर रहा हूं, मजे से समझना कि इतिहास, ये रेत जो है इसको समय मान लो, ये समय का टाइमलाइन है। तो समय पर जो हमारी यात्रा है, जो इंसान बनने की हमारी यात्रा है, इतिहास किसका लिखा गया? इतिहास हम अपना पढ़ते हैं ना, या बंदरों का पढ़ रहे हैं, चिंपांजियों का पढ़ रहे हैं, गोरिल्ला का पढ़ रहे हैं, या जिराफ का पढ़ रहे हैं? हम अपना इतिहास पढ़ रहे हैं। हमने कैसे साम्राज्य स्थापित किया, कैसे हमने लड़ाइयां लड़ी, कैसे मानव ने क्या क्या किया, कैसे अपने एम्पायर बनाए, कैसे कैसे समय बदला, कोई पावरफुल हुआ, कोई नॉन पावरफुल रहा। तो बेसिकली ये जो समय है, बड़े ध्यान से सुनना, किसी को समझाना पड़े तो समझा देना अच्छे से। तो इस समय की रेत पे जो मानव के विकास की यात्रा है, जो ह्यूमन जर्नी है ऑन द टाइमलाइन, हिस्टोरिकल टाइमलाइन, वही हिस्ट्री है। यानी फुटप्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स ऑफ आवर जर्नी। किसकी जर्नी? हमारी जर्नी। एक समय हम ऐसा था कि जहां पत्थरों से रगड़ के हमने जो है आग की खोज की कि आग ऐसे जलती है, हमने पहिए का आविष्कार किया, और धीरे धीरे हमारी जर्नी में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेसवे, तेजी से चलने वाली गाड़ियां, हो सकता है आज से 100, 200, 300 सालों बाद हमारी उड़ने वाली गाड़ियां, हमारे लिए इनविजिबल चीजें, या हम दूसरे ग्रहों को यहीं से ट्रांसपोर्ट करके यहां से वहां पहुंच जाए, हमारी जर्नी और एडवांस हो जाएगी। सो ये जो सारे फुटप्रिंट हैं जो हम पास्ट की तरफ देते हैं, हम यहां तक कैसे पहुंचे कि पत्थरों से रगड़ के, आग जला के हमने मांस को पकाना सीखा, हमने पहिए का आविष्कार किया, हमने पक्षियों को देखकर उड़ने की तमन्ना की, हमने घरों में रहना सीखा, हमने हथियार बनाना सीखा, चाहे वो पत्थर से ही बनाना सीखा हो, राइट? और वहां से हमारी जो आज की प्रेजेंट जो हमारी एडवांसमेंट है, ये पूरी जर्नी का जो लेखा जोखा, जो अकाउंट है, उसी को हिस्ट्री कहते हैं, उसी को हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री में जैसा मैंने बताया, हाउ वी सी द थिंग्स, हम चीजों को कैसे देखते हैं। लिखते चल रहे हो? इसको बोलते हैं LWMI नोट्स। एक वर्ड से दूसरा वर्ड निकलता है इसमें।
इसको बोलते हैं लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन टाइप नोट्स। लिख लिया? अब जो तुमसे बात करने जा रहा हूं वो बड़ा गहरा है। हम इतिहास को देखते कैसे हैं, हाउ टू रीड हिस्ट्री, यानी अब बड़े ध्यान समझना कि इतिहास को पढ़ना कैसे है, हाउ टू रीड हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ना कैसे है, राइट? लिखो, इतिहास को दो तरीके से पढ़ा और देखा जाता है। हिस्ट्री रिटन इन अ टू फॉर्म। एक, आज प्रेजेंट को अतीत के चश्मे से देखना, यानी सी प्रेजेंट विद द एस्पेक्ट्स ऑफ पास्ट, यानी हम पास्ट में कैसे थे, आज हम कैसे हो गए। लोग कहते हैं अरे, जैसे घर में होते हैं बुजुर्ग, तुमने देखा होगा, अरे हमारे जमाने में सब्जियां बड़ी सस्ती मिलती थी। किसके घर में सुना हो? हमारे जमाने में लड़कियां ऐसे करती थी, हमारे जमाने में माँ बाप से पूछ कर ही ये काम होता था। तो आपने देखा होगा इस तरह से बात होती है। एक होता है अतीत को वर्तमान के चश्मे से देखना। जैसे आप कहें अरे आपके पास में क्या था, क्या आपके पास में दादू मोबाइल था क्या? आपने कभी मोबाइल यूज किया या बैठे बैठे किसी दूर से बात कर ली? आपके यहां ऐसा था कि गाड़ियां क्या थी? आपके यहां ऐसा था कि ऐसा होता था? तो बेसिकली हम जब अपने पास्ट को लेकर बात करते हैं, वी हैव टू पर्सपेक्टिव। किसके यहां ऐसा हुआ है कि वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखना, टू सी प्रेजेंट इन द एस्पेक्ट्स ऑफ पास्ट, नंबर वन। ठीक है, कि आज जो है उसको हमारे साथ ऐसा था, हमारे यहाँ पल्लू रखा जाता था, हमारे यहाँ ऐसा होता था, हमारे यहाँ महिलाएं ऐसा करती थी, हमारे यहाँ ऐसा खाना पीना होता था, हम लोग इस जमाने में बहुत ताकतवर। सुना होगा अरे यार तुम ढेमची जैसे लगते हो, हम लोग इस उम्र में तो 50-50 किलो का बोरा सर पे जाके गेहूं पिसा लेते थे। कई बार तुमने सुना होगा इस तरह का। अरे यार हम इतना भारी सामान उठा लिया करते थे, अरे सिलेंडर हम ऐसे उठा के कंधे पे रख लिया करते थे, तुमसे तुम्हारी बुक्स नहीं उठ रही हैं, राइट? दूसरा होता है अतीत को वर्तमान के चश्मे से देखना, राइट? यहां पर हम खड़े हो जाएं और हम कहें कि देखो आज मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या था। तो ये जो दो पर्सपेक्टिव है, इसी को मैंने कहा नजरिया है। ये नजरिया क्या करता है? ये कई बार संघर्ष पैदा करता है। ये बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि घरों में क्या होता है, जैसे आप घर से निकले, मान लो कोई लड़की घर से निकल रही है, जा रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, जीन्स वीन्स पहनी हुई है, वो टॉन जीन्स टाइप का है, तो घर में कोई एक बुजुर्ग है, अरे ये क्या पहन के जा रही, संस्कार नाम का तो चीजें नहीं है, इस तरह से बात होती है। बाल खोल के देखो जैसे कैसे जा रही हैं कॉलेज, ऐसे बात होती है। हमारे जमाने में तो लड़की सर पे पल्लू करके निकलती थी, ऐसी भी बात होती है। और इधर प्रेजेंट वाला जब देखो तब ठोक देते हैं, जब देखो तब बोलते हैं हमारा मन हम चाहे जो पहने। आजकल यही फैशन चल रहा है, इनको क्या पता फैशन क्या होता है। अगला अलग संघर्ष कर रहा होता, नई पीढ़ी अलग संघर्ष कर ली, इसको हम लोग जनरेशन स्ट्रगल्स कहते हैं। बट बेसिकली ये पर्सपेक्टिव है, और जब हम इसको लार्जर, चूंकि हमारे घरों में ये बात हमें समझ में आती है, तो हम इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो है दयानंद सरस्वती का वेदों की तरफ चलो, जो अपने वर्तमान को अतीत की, जैसे आज बात हो रही कि हम भारतीय परंपराओं की तरफ वापस क्यों नहीं लौट रहे हैं। भारतीय परंपराएं हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब आजाद हुए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, तो ये हुआ कि नहीं, भारतीय परंपराओं की तरफ नहीं देखना है। बहुत से भारतीय लीडर, बहुत से इतिहासकार ये मानते थे वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न। हर वो चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है। बड़े ध्यान से सुनना, और समझ में आया तो मुझे थोड़ा सा एक लाइक जरूर भेजना कि सर मजा आ रहा है, अब हिस्ट्री समझ में आ रही कि प्रॉब्लम कहां है हिस्ट्री में, और क्यों कोई गवर्नमेंट आती है सबसे पहले हिस्ट्री की बुक बदलती है। ना ज्योग्राफी बदलती है, ना पॉलिटी बदलती है, ना साइंस बदलती है, एक ही बुक बदलती है, हिस्ट्री। क्योंकि इतिहास की जो कहानियां हैं, इतिहास की जो बातें हैं, उससे जनरेशन तैयार होती है। कुछ रिलेट कर पा रहे हो? मजा आ रहा है तो बताना मुझे। तो जब इतिहास के टर्म पे देखा जाएगा, तो जैसे भारत एक प्राचीन सभ्यता है, तो बहुत कुछ हमारा वैज्ञानिक था, तो वहां दो नजरिया तैयार हुआ। जैसे बहुत लंबे समय तक मैकाले ने कोशिश की ऐसे भारतीयों का निर्माण, सुना होगा कि रंग रूप से भारतीय लेकिन विचारों से अंग्रेज हो। तो उन्होंने ऐसे कई अंग्रेज तैयार कर दिए जिन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नया लोकतंत्र बनाएंगे, हम मॉडर्न इंडिया बनाएंगे। तो किस सेंस में बोले कि हर वो चीज जो पश्चिमी है हम उसको अपने यहां लेकर आएंगे। पश्चिम का ज्ञान विज्ञान, उन्होंने बोला कि ज्ञान विज्ञान तो पश्चिमी ही आधुनिक है, भारत में तो कुछ आधुनिकता ही नहीं है। भारत में हर घर में जो है वो टोना टोटका सिखाया जा रहा है, ऐसा वो बताते थे। तो उन्होंने क्या किया, किताबों में, करिकुलम में, कोर्स में, वेस्टर्नाइजेशन में, हर जगह हमने वो लाना शुरू कर दिया। जो चीज भी वेस्टर्न है, हमारा आचार व्यवहार, बातचीत, सब कुछ बदलना शुरू हो गया। तो बेसिकली इतिहास हमेशा इन्हीं दोनों पर्सपेक्टिव में चलता रहता है। जैसे आज हो रहा है, तो आज जब रिसर्च आगे बढ़ रही है, नए यूथ आ रहे, बोले यार ये जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ इसके बड़े नुकसान है। तुम्हें आश्चर्य करोगे, एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल देता हूं, तुम्हें सुन के बड़ा मजा आएगा।
तो हमारे यहाँ जैसे जब सुबह कोई फ्रेश होने जाता है टॉयलेट, तो हमारे यहाँ इंडियन सीट्स हुआ करती थी, ठीक है। तो हम उसमें एक आसन में बैठते हैं, योग के हिसाब से वो आसन है। उससे क्या होता है, हमारी आंतों पे दबाव पड़ता है, खासतौर पे जो इंटेस्टाइन है उस पर एक प्रेशर पड़ता है। और ये हमारे यहाँ माना जाता है कि पेट साफ होना बड़ा जरूरी है। एक छोटी सी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये साइंस की बात है। और अगर वो पेट साफ नहीं होता तो क्या होता है, ढेर सारी बीमारियां गैस्ट्रिक होती है, और धीरे धीरे वो सारी बीमारियों की जड़ हमारे यहाँ पेट मानी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कमोड सिस्टम आ गया, तुम्हें पता है। तो कमोड सिस्टम हमारे घरों में आज तो हर जगह कमोड सिस्टम, क्योंकि कंफर्टेबल है, बैठ के मोबाइल भी लोग चला रहे हैं उसके साथ, तो उनको जो है वो इस तरह के तामझाम नहीं करने की जरूरत है, जूते चप्पल पहने भी यूज कर सकते हैं, वो उनकी एसेसिबिलिटी उसकी ईजी है। लेकिन अब तुम्हें एक आश्चर्यजनक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो। अभी हाल में तो ये क्या हुआ, जो वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं वो प्रोग्रेस का प्रतीक, जैसे किसी घर में भी जाते हो बोलते अरे कमोड वाला सिस्टम है कि नहीं है, ठीक है। तो इंडियन टॉयलेट्स को बोला जाता है कि अरे ये तो पुराने लोग हैं, ऐसे है वैसे है, दुनिया भर की चीजें तुम उनको बोलते हो। सुनना, अगर समझ में आया तो मुझे बताना, ठीक है, अब मुझे बताना। तो अभी क्या हुआ, ब्रिटेन ने अभी हाल में एक पेपर निकाला है, हाउ टू पूप प्रॉपरली। ये पेपर का रिसर्च का टाइटल है, तुम हंसोगे लेकिन ये सच्चाई है, यानी पॉटी कैसे जाए प्रॉपरली। तो उसमें बताया गया है कि फॉलो द इंडियन स्टाइल। तो उसमें क्या बोला गया है कि पैरों के नीचे एक स्टूल रख लो। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उनका रिसर्च पेपर है। तो इससे क्या होगा, जब वो पैर ऊपर की तरफ उठ जाएंगे तो आपकी इंटेस्टाइन पे प्रेशर आता है, और उससे जो है वो आपको बहुत सी बीमारियों से छुट्टी मिल जाएगी। ये अभी उन्होंने रिसर्च पेपर निकाला है, और उन्होंने कहा है कि भारतीय मेथड को कॉपी करो। और हमारे यहां क्या हो रहा था, बोला हमारे यहां तो भैया ये प्रोग्रेस क्या है, कमोड लगा होना चाहिए, तभी वो प्रोग्रेसिव माना जा रहा है। हमें पैरों पे जोर नहीं देना है, हमें घुटनों पे जोर नहीं देना है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न। हर वो चीज जो पश्चिमी है वो आधुनिक नहीं है, ये बात याद रखो। तो जो मैंने बात कही कि इतिहास के दो नजरिए होते हैं, इतिहास सबसे गतिशील है, और ये रिसर्च पेपर अभी आई, उनको सिखाया जा रहा है कि उनको बताया गया, उस पेपर में बताया गया कि हाउ टू पू प्रॉपरली एंड फॉलो द इंडियन स्टाइल। वो अपने पेपर में लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसकी बीमारियां बढ़ रही हैं। वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, एक तो जंक फूड खाते रहते हैं और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। उनको बताया गया कि देखो पेट से सारी बीमारियां, जो हमें हमारे ज्ञान विज्ञान में बहुत पहले से था, प्राचीन समय से था, ये स्थिति है। तो हम वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखें या अतीत को वर्तमान के चश्मे से। तो जब ये दो अलग अलग चश्मे हो जाते हैं, दो अलग अलग स्पेक्ट, दो अलग अलग नजरिए हो जाते हैं, तो वहां पर आ जाता है संघर्ष, वहां आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या सही और क्या गलत है। तो इतिहास अपने आप को बार बार करेक्ट एंड रीकरेक्ट करता रहता है। इसीलिए जो सबसे ज्यादा चेंजेबल सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री को लोग स्टैटिक मानते हैं, हिस्ट्री स्टैटिक नहीं है। अब सवाल है कि इतिहास को हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इतिहास हमारा क्या है, हमारे विकास की गाथा है, हमारी जर्नी, हम यहां तक कैसे पहुंचे। और हम कौन है, हम किसी ना किसी कल्चर का हिस्सा है, ठीक है, हम किसी ना किसी संस्कृति का हिस्सा है। जैसे मान लो भारतीय संस्कृति हो गई, अगर हम ओवरऑल देखें तो वो ब्रिटिश संस्कृति हो गई, वो रशियन संस्कृति हो गई, अमेरिकन संस्कृति हो गई, तो हम किसी ना किसी संस्कृति का हिस्सा है। तो अगर हम व्यापक तौर पर देखें, जब हम वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं, तो इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है। हिस्ट्री गिव्स अस द नॉलेज ऑफ कल्चर। लिखो, हिस्ट्री गिव्स अस नॉलेज ऑफ कल्चर्स। अब ये जो पूरा विश्व है ना, ये हमेशा पावर स्ट्रगल, देखो युद्ध हुए, चाहे आचार्य चाणक्य थे तो उधर से सिकंदर आया। तो बेसिकली क्या होता है, ये संसार जो इतिहास संस्कृति क्या हमें जानकारी देता है, कहता है संस्कृतियों के टकराव, विलय, प्रभुत्व की जानकारी देता है। द हिस्ट्री गिव्स अस knowledge about classes of civilization, diffusion and supremacy of cultures. Knowledge of classes of civilizations, diffusion and supremacy of culture. कौन बॉस बन जाएगा कल्चर में। तो इतिहास बेसिकली हमें बताता है कि कैसे संस्कृतियां आपस में टकराई। पूरी दुनिया में देखो, लड़ाइयां हुई कि नहीं हुई, युद्ध, संस्कृतियों का टकराव है। फिर एक संस्कृति, जैसे भारत की संस्कृति बड़ी व्यापक है, तो भारत में भी आक्रांता आए और यहीं पे घुल मिल गए, यहीं का पार्ट बन गए, यहीं पे काम करने लगे। या तीसरा तरीका है कि एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के ऊपर प्रभुत्व बना लेती। कभी ब्रिटिशर्स ने हमारी संस्कृति को नहीं अपनाया, मुगल ने अपनाया,
तुर्क ने अपनाया, पठानों ने अपनाया, ठीक है, बाहर से आए हुए जितने भी लोग थे उन्होंने अपनाया, लेकिन अंग्रेजों ने कभी भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाया। क्यों? अब ये जो बात कहने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? वो ये है, हिस्ट्री हमें इसकी बड़ी जानकारी देता है। समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे कि एक्चुअली जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को, ये अपने से छोटी, ये अपने से छोटी मछली को निगलती चली जाती है, उसी तरह जब हम संस्कृतियों को, इतिहास क्या करता है, कौन सी संस्कृति महान है, कौन सी संस्कृति महान है, ये साजिशों को जन्म देती है। कौन सी संस्कृति सुपीरियर है, हर कोई अपनी संस्कृति के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहता है। क्यों लिखना चाहता है ये तुम समझो। क्यों लुटेरो, जो लुटेरो के देश से आए हुए लोग थे वेस्टर्न में, आज जो सुबह बताया था, क्यों उन्होंने बताया, आगे चलकर उन्होंने किताब लिखी व्हाइट मैन्स बर्डन। उन्होंने बताया कि हमें तो ईश्वर से ये आदेश मिला हुआ है कि भैया ये काले असभ्य लोग जो भारतीय हैं, अफ्रीकन हैं, इनको सभ्य बनाओ, इनको डंडे से मारो। उन्होंने कैसे अपनी कहानियों में बता दिया कि हैम का श्राप समझाया था कि कैसे ये अफ्रीका के लोग गुलाम बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो इतिहास कुछ और नहीं, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट समझो। तो आप अगर अपनी संस्कृति को बढ़ा चढ़ा के बताओगे तो संस्कृतियां, एक जो बड़ी संस्कृति होती है वो छोटी संस्कृति को क्या करती है, निगल लेती है, निगल लेती है। इसीलिए जैसे भारत में जब पहले आक्रांता, अंग्रेजों से पहले जितने भी आक्रांता आए, वो धीरे धीरे भारतीय संस्कृति का पार्ट बनते चले गए, क्योंकि वो जहां से आए थे वो जो कल्चर था वो इतना प्रॉस्परस नहीं था, वो स्ट्रक्चर्स नहीं थे। तो वो आए और देखा भारत की संस्कृति विशाल और महान है, तो वो क्या हुआ, वो उसके साथ धीरे धीरे घुल मिल गए। और यहां पर जैसे आगे चलकर हम लोग गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, या भारत का जो विविधता कहते हैं उसका पार्ट हो गए। भारत में बहुत विविधता है, पारसी भी आए तो यहां पर सेटल हो गए, ठीक है, तमाम तरह के लोग यहां पर आए और यहीं पे सेटल हो गए, वो भारत का हिस्सा बन गए। लेकिन जब अंग्रेज आए, जब सर टॉमस रो के, जैसा टॉमस रो आया था जहांगीर के समय में, राइट, तो उसने क्या किया, कई सालों तक, आप देखिए प्लासी की लड़ाई से पहले कई सालों तक उन्होंने भारत का बड़ा अध्ययन किया। पहले जब वो आए तो उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण नहीं किया, तुम्हें पता भी नहीं होगा। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बनाई, उन्होंने भारत के ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू। उन्हें पता था कि भारत की संस्कृति बहुत महान है और अगर हम इसमें घुसे तो इसी का हिस्सा बन के रह जाएंगे। इसकी भाषा, बोली, इसका पहनावा इतनी व्यापक है कि हमारे यहाँ ही नहीं है व्यापकता। भारत की जलवायु इतनी व्यापक है, भारत इतना महान है कि हम इसी में घुल जाएंगे। तो फिर हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को यहां पर हम क्या कर पाएंगे, इसके ऊपर हम ओवरलैप नहीं करा पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, कई सालों तक, बहुत लंबे समय तक, कहां जहांगीर का शासन और कहां प्लासी की लड़ाई, 200-250 सालों तक धीरे धीरे करके उन्होंने भारत के धर्म ग्रंथों का, भारत की चीजों का अध्ययन किया, लूपहोल्स ढूंढे। और फिर 1835 में मैकाले ने आया और पूरी शिक्षा व्यवस्था बदली। उन्होंने बोला कि भारत को गुलाम ही नहीं बनाया जा सकता, इसकी संस्कृति इतनी व्यापक है। मैंने इतिहास की शास्त्रों में उसका कोट दिखाया था तुम्हें। इन्होंने कहा इसकी संस्कृति इतनी व्यापक है कि इसको हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे, हमें पहले इनको एजुकेशन से जीतना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, सारी किताबों को बदला, हमारा सब कुछ ले गया, एजुकेशन सिस्टम को धीरे पहले बंगाल में शुरू किया, फिर धीरे 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 करके पूरे भारत में कर दिया, और आज भी वो चल रहा है। इससे क्या हुआ कि हम भारतीयों को अपने बारे में हीन भावना दे दी गई। किताब में पहला चैप्टर होता था कि राजा रानी की हमें स्तुति करनी पड़ती थी ब्रिटेन के, फिर होता था भारत में ब्रिटिश राज के फायदे, ये हमारे चैप्टर्स में हुआ करता था। तो हमारे पूरे बच्चों को, पीढ़ियों का ब्रेन वॉश किया गया, और उन्होंने इस तरह से करके उन्होंने बताया, और वो किताबों में जो लिखते थे हमें मानना पड़ता था। उन्होंने जो सिद्धांत लिखे हमारा ही चुरा के हमें पढ़ाया, और उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं है, तुम्हारा तो अपना कुछ है ही नहीं है, हमें जो दे रहे हैं हम उसके बारे में जानते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने कल्चर को बड़ा कर लिया, और जब बड़ा करना शुरू किया तो उन्होंने भारत के कल्चर को धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। निगल नहीं पाए, क्योंकि ये इस संस्कृति की व्यापकता बहुत ज्यादा है, ये निगल नहीं पाए, लेकिन इन्होंने प्रयास करने शुरू कर दिए। तो इतिहास बेसिकली कुछ और नहीं, अपनी संस्कृति को बढ़ा चढ़ा के दिखाना है, ताकि आप इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सको। समझ में आया? तो इतिहास का पहला सेगमेंट क्या, तो आज मैंने आपको सिखाया कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास एक नजरिया है, और आपने भी महसूस किया कि हमारे घरों में भी ऐसा होता है। तो अगर अभी तक एनसीईआरटी के साथ नहीं जुड़े हो तो एनसीईआरटी के साथ जुड़ जाओ, राइट। आज रात में 9 बजे
जैसे कल जो है बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिला 500 रुपए, आज भी आपको 500 रुपए जीतने का मौका मिल सकता है। आपको आना है खटाक से ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे रात में 9 बजे, और वहां जाकर पैसे भी कमाओ, नॉलेज भी यानी जीएस के सवालों का जवाब देना है, एंड फर्स्ट प्राइज 500 रुपीज मिल जाएगा। और साथ ही साथ आज हमारी एनिवर्सरी ऑफर है, जो लोग भी इसके साथ जुड़ना चाहें 50% डिस्काउंट यहां पर आपको आज मिल सकता है सभी कोर्सेज पे। तो हम यहां पर एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक प्रयास हमारा यहां शुरू हो जाएगा। सोचना किस बात का है, लग जाइए पूरी इच्छा शक्ति के साथ। साथ ही साथ 12 अक्टूबर से हमारा गुरुकुल 2 ईयर बैच शुरू हो रहा है, और आप जानते हैं कि अगर आपको लबासना वाली जिंदगी जीनी है तो आपको गुरुकुल के लिए प्रयास जबरदस्त करने होंगे। तो अब सोचना किस बात का, शुरुआत करते हैं और आगे अच्छे से बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलता हूं। कल क्लास की टाइम में परिवर्तन रहेगा, तो ऐप पे उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच। फॉर्म भर दीजिए।